नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्षमता क्लासेस में। तो चलिए हम अपनी करंट अफेयर के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आने वाले सभी वन लाइनर्स एग्ज़ाम के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अपने स्लाइड्स पे चलते हैं। तो आज हम अपनी सीरीज़ में चालू करेंगे बुक्स एंड ऑथर से चालू करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देख रखा है तो आप बिल्कुल उसको जाइए और वॉच कीजिए। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो द कक्कू नेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो ए सेतु माधवन, जो कि एक क्या है, मलयाली नोवेलिस्ट है। तो आपसे मलयाली नोवेलिस्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा कि जो कक्कू नेस्ट है उसके राइटर कौन है। तो आपको याद होना चाहिए ए सेतु माधवन। चलिए आगे देखते हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा किताब है। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी पर लिखा गया है। और किसने इसको लिखा है, तो अमित शाह, जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, है ना। चलिए, ह्यूमन डिग्निटी किसने लिखा है, ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पस इन परपेचुइटी, तो ये किसने लिखा है, तो अश्विनी कुमार ने लिखा है। उसी तरह से बलवा किसने लिखा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि ये यूनिक बिल्कुल दिख रहा है। और लिखा किसके द्वारा गया है, तो मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा लिखा गया है। रिलेंटलेस कौन लिखा है, तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। आप देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं आपको एनटीपीसी के एग्जाम्स में या आने वाले एग्जाम्स में आपको बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक बार इसको पूरा कर लूंगा तो मैं आपको पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दे दूंगा। आप वहां पर भी जाइए और ज्वाइन कीजिए। मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि टेलीग्राम चैनल किस नाम पर है। तो रिलेंटलेस किसने लिखा है, तो श्री प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा है, तो प्रोफेसर कोनेरू रामकृष्ण राव ने लिखा है। द रेफरेंस एनुअल इंडिया भारत 2020 किसके द्वारा, तो श्री प्रकाश जावड़ेकर। जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, आप देखिए बिल्कुल एनटीपीसी में वही आपको देखने के लिए मिलेगा। हु इज भारत माता, तो ये भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। वो कौन थे, तो फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया थे। जग्गी वासुदेव, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई, तो ये किसने लिखा है, जग्गी वासुदेव ने। कौन सा किताब लिखा है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल डाई। क्रोनाइल्स ऑफ द चेंज चैंपियन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो संभाल रही है कौन, स्मृति जुबान ईरानी ने इस किताब को लिखा है, क्रोनाइल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। उसी तरह से एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ द मनोहर पर्रिकर, तो क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमारे जो आपके डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर साहब, और गोवा के सीएम भी रह चुके हैं। तो चूंकि उन्हीं उन्हीं के ऊपर ये मतलब लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो सीनियर जर्नलिस्ट सदगुरु पाटिल के द्वारा और मायाभूषण नागवेंकर के द्वारा। तो इनका नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कौन कौन है, तो सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेंकर। अब जो है इनविजिबल अट्रीब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, तो तरुण विजय। तो ये दोनों किताबें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों किताबों को बिल्कुल रट लीजिएगा। उसी तरह से माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, तो ये कौन लिखे हैं, भालचंद्र मुंगेकर। उसी तरह कोरोना स्टडीज, आपको पता ही है कोरोना वायरस, तो सीरीज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एचआरडी। एचआरडी, अब एचआरडी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर किसने लिखा है, तो मोंटेक सिंह अलूवालिया साहब ने लिखा है इसको। कौन सा, बैक स्टेज। श्रीदेवी, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब हो गया। क्यों? क्योंकि श्रीदेवी का देहांत हो गया था, है ना। तो द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस किसने लिखा है, सत्यार नायक ने लिखा है। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो कृष्णा स्वामी वी के द्वारा लिखा गया है। उसी तरह से विजयन एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, इसको किसने ऑथर किया है, तो खुद इनके पिताजी ने किया है, जिनका नाम क्या है, वी.एन. थापर। और राइटर कौन है, नेहा द्विवेदी। ठीक है। और ये कौन है, तो माटियर की बेटी है। तो साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ ई लॉन्च्ड बाय रमेश पोखरियाल साहब के द्वारा किया गया है। थ्री हैंड बुक, ये भी किसने लिखा है, तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा।
होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन द बोट्स ट्रेन्स एंड द प्लेन। तो ये रस्किन बॉन्ड है। देखिए रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय, ये सारे के सारे न्यूज़ में रहते हैं, तो बिल्कुल इन पर एक सवाल भी पूछा जा सकता है किसी शिफ्ट में। तो होप ऑन आपको याद रखना है। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, द इका बॉक, इसके द्वारा लिखा गया है। तो जेके रॉलिंग, आपको हैरी पॉटर याद होना चाहिए। 1 ईयर ऑफ मोदी टू टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंस इंडिया। तो ये आप देखिए वहां पर 4 ऑप्शन भी दे देगा और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आईबी लिख देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिल्कुल याद रखिए मोदी जी के बारे में कुछ भी काम हुआ हो तो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0, तो एमआईबी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसे जारी किया गया है। लॉकडाउन लॉकडाउन लेसन्स किसके द्वारा, तो शोभा डे के द्वारा, बहुत ही फेमस किताब है। उसी तरह से नोबेल प्राइज विनर 2017 की कौन, काजुओ इशिगुरो, है ना, जो कि जापान बॉर्न ब्रिटिश ऑथर है। इन्होंने एक नया नोवेल लॉन्च किया है, कौन सा, कलारा एंड द सन। ये पब्लिश किया जाएगा किसके द्वारा, फेबर एंड फेबर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ए बर्निंग मेघा मजुमदार के द्वारा किया गया है। ए बर्निंग कौन सा, मेघा मजुमदार के द्वारा। लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमीश त्रिपाठी भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो आप बिल्कुल इनका भी किताब जरूर याद रखें, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। उसी तरह से ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो देखिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उर्जित पटेल साहब ने लिखा है, फॉर्मर गवर्नर थे ये हमारे यहाँ के आरबीआई के। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, जो नॉन इंडियन थे, तो आपको नॉन इंडियन के रूप में याद रखना है, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ उनका नाम था। ठीक है, आरबीआई एक्ट कौन सा लगता है, 1935 लगता है। और उसी तरह से जो भारत के आजाद होने के बाद कौन से पहले गवर्नर थे, तो सी राजगोपालाचारी साहब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, तो देख लीजिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जयशंकर साहब हमेशा न्यूज में रहते हैं, क्यों, क्योंकि सुषमा स्वराज के बाद हमारे जो अ, अ, ये मिनिस्टर हो गए, कौन से मिनिस्टर बने हैं अपने एस जयशंकर साहब, तो ये है विदेश मंत्रालय। ठीक है, फॉरेन एंड एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय संभाल रहे हैं, पहले ये सेक्रेटरी हुआ करते थे। चलिए, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो विरल वी आचार्य। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विरल वी आचार्य कौन है। कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, कनेक्टिंग कम्युनिटिंग एंड चेंजिंग, तो प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा लिखा गया है। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, तो ये दलाई लामा। तो देखिए ये यूनिक किताब है, अगर क्वेश्चन को हार्ड करना होगा तो आपको बिल्कुल ये किताब दिया जा सकता है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। उसी तरह से वन अरेंज्ड मर्डर, तो चेतन भगत साहब है। ठीक है, तो थ्री इडियट्स, तो वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। गैस्ट्रिक कैंसर, तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। दिल्ली राइट 2020 द अनटोल्ड स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोनिका अरोरा, जो कि एडवोकेट है। ठीक है, सोनाली चित्तलकर के द्वारा और प्रेरणा मल्होत्रा के द्वारा लिखा गया है। अब जो है द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द सब सबटलेस्ट एंड द सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू द ह्यूमन काइंड, किसके द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र गुहा साहब के द्वारा लिखा गया है। लेट अस ड्रीम, पोप फ्रांसिस के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेट अस ड्रीम, ये आपको याद होना चाहिए। द टाइटल बुक ऑफ द ग्रीन नजेज, तो ये किसके द्वारा, यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए, नायरोबी केनिया में है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइए कि यूएनईपी के अध्यक्ष कौन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किया है 2 किताब, जो कि संवद उपनिषद और अक्षर यात्रा, जो कि ऑथर किया गया है किसके द्वारा, गुलाब कोठारी जी के द्वारा किया गया है। और ये कौन है, एडिटर इन चीफ है, तो ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कौन है, तो गुलाब कोठारी के द्वारा ये दोनों किताब लिखी गई है। उसी तरह से आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म एंड फिक्शन, अरुंधति राय, तो मैम भी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहती हैं, तो आप बिल्कुल इनकी किताब के भी नाम याद रखिए। देखिए 4 नाम तो आपको याद ही होना चाहिए, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी मिनिस्टर हैं या मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया किताब, आप उनको बिल्कुल रट लें। उसके बाद अगर कोई यूनाइटेड नेशन जैसे यूएनईपी के द्वारा मैंने बताया उनके द्वारा, और ये अरुंधति राय हो गई, उसके बाद जेके रॉलिंग की जो इका बॉक किताब है, इन सब ऐसे ऐसे हस्ती जो कि हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, इनके इनसे आपको
हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही उठाए हैं और आप बिल्कुल इसको दिल खोल के पढ़ाई कीजिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ये। ए प्रॉमिस्ड लैंड देखिए, विवादित किताब हो गई है, ठीक है? तो बराक ओबामा के द्वारा ये लिखा गया है, अभी इसका पुस्तक का पहला मतलब फर्स्ट वर्जन अभी लॉन्च किया है। बापू द अनफॉरगेटेबल, तो ये मनीष सिसोदिया कौन है? तो आपके दिल्ली के ये मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। उसी तरह से पीएम मोदी ने देह वाचा कारिणी का जो है रिलीज किया है, जो कि ऑटोबायोग्राफी है किसकी? फॉरेन यूनियन मिनिस्टर बाला साहब विखे पाटिल का, ठीक है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि अपने थरूर साहब हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखा है? शशि थरूर ने। रायसेना डायलॉग मीट 2020, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि मीटिंग कहाँ कहाँ हुआ है, तो रायसेना डायलॉग कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, इसकी मीटिंग 2020 में हुई है। 50वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सबमिट कहाँ पर हुई है? तो दावोस के स्विट्जरलैंड में हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन सी मीटिंग थी? तो 50वीं। उसी तरह से जो एक कमेटी जो कि विवेक देबरॉय साहब के द्वारा चेयर की गई है, ठीक है, किस चीज के लिए? ट्रेन सर्विस में कॉमर्शियल ऑपरेशन, राजधानी शताब्दी जैसे ट्रेनों के लिए। अब जो है, अब आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा हेड किया जा रहा है, और 15वां खासकर तो आपको पता ही होना चाहिए, तो एनके सिंह साहब। 14वें का नाम क्या था? वाई वी रेड्डी था। उससे इसके पहले आपको पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे? तो केसी नियोगी साहब थे। G20 का हेडक्वार्टर कहीं नहीं होता है, इस बार कौन कराया? सऊदी अरबिया। कैसे हुआ? वर्चुअली हुआ। तो जो इसके प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे? तो आपको पता ही है उनका नाम कितना बड़ा है, सलमान साहब का नाम तो काफी बड़ा है, तो आप याद रखेंगे उनका नाम। उसी तरह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड की है। तो ब्रिक्स इस बार कहाँ पर कराया गया? तो रसिया में कराया गया। पूछ सकता है कि अगला कब कराया जाएगा, तो बस आपको याद रखने का मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कि इस बार रसिया में हुआ है, मतलब अगली बार जरूरी है इंडिया में होगा। क्यों? क्योंकि ये नामकरण पे चलता है, इसमें 5 देश है। सबसे आखिरी में कौन सा ज्वाइन किया था? साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चलिए, सेकटकर कमेटी, गवर्नमेंट ने क्या किया है? इम्प्लीमेंट कर दिया है सेकटकर कमेटी की रिकमेंडेशन टू क्रिएट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, सेकटकर साहब कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं अपनी, तो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते हैं, मतलब अभी, मतलब पहले हुआ करते थे, अभी में मतलब है। और इनकी कमेटी जो है, जब 1998 में, मतलब जिस समय वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, जब वो लोग जो है करगिल पर ऊपर बैठ गए थे, तो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे जो है सीडीएस भी बनाया गया है। तो आप याद रखेंगे इनका नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्सपर्ट कमिटी ऑन द रैशनलाइजेशन ऑफ द फिल्म मीडिया यूनिट एंड द रिव्यू ऑफ द ऑटोनोमस बॉडीज हेडेड बाय द बिमिल जुल्का सबमिटेड रिपोर्ट टू द एमआईबी। तो विमल जुल्का साहब ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है एमआईबी, किसके लिए? तो एक्सपर्ट कमिटी ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ द फिल्म मीडिया यूनिट्स। मतलब आजकल आप देख ही रहे हैं कि जितने भी मीडिया आउटपुट है वो कितना ज्यादा ऐसी न्यूज बाहर आ रही है जिसकी वजह से देश में जो है अस्थिरता बढ़ रही है, उसके लिए इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है। एनजीटी, तो सबसे पहले तो एनजीटी के हेड आपको पते होने चाहिए, ठीक है। आपका इनके हेड का नाम क्या है? तो आदर्श कुमार गोयल है, ठीक है। ये भी आपको जज हुआ करते थे, अब एनजीटी को संभाल रहे हैं। एनजीटी क्या करती है? तो जहां पर भी प्रदूषण से रिलेटेड कार्रवाई करनी होती है तो वो एनजीटी ही करती है। मतलब आप समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन है? तो एनजीटी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसे ले लिया है। और आपको पता होना चाहिए कि बागजान, ठीक है, बागजान कहाँ पर है? आसाम में, जहां पर कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है वहां पर गैस लीक कर गया था, और उस गैस के लीक करने के कारण जो है उसमें किसकी गलती थी उसको ढूंढने के लिए जस्टिस बीपी कटाके, जो कि फॉर्मर हाई कोर्ट के जज हैं, कहाँ के? गुवाहाटी के, वहां के जज को अपॉइंट किया गया है ताकि वो इसको जांच कर सके। तो आपको याद रखना है कि बागजान कहाँ पर है? तो आसाम में। कौन सी कंपनी के द्वारा मतलब गैस लीक किया था? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं कि जो हमारा
फोर्थ एडिशन है किसका, इंटरनेशनल मीटिंग किस पर, तो मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन। देखिए क्लाइमेट से रिलेटेड संबंधित सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। कब हुआ है, तो 7 जुलाई 2020 को हुआ है। और इसका चेयरपर्सन कौन था, तो यूरोपियन यूनियन। आपको 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और कौन सा, चाइना। और तीसरा कनाडा। और इंडिया से तो आपको पता ही है कि प्रकाश जावड़ेकर साहब ही रहे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेटेड किया है एक एक्सपर्ट कमेटी, जो कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, वीके पॉल साहब। और वीके पॉल साहब क्या है, नीति आयोग के एक वन ऑफ द मेंबर में से एक है। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है प्रहलाद सिंह पटेल जो है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 17 संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल मिनिस्ट्री के लिए। तो कल्चरल मिनिस्टर भारत के कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के, तो प्रहलाद सिंह पटेल। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए डिफेंस से रिलेटेड हम लोग सवाल को देखते हैं। तो देखिए टॉपिक वाइज मैंने लिया है। तो अब देखिए जो नसीम अल बहर है उसका 12वां एडिशन एक्सरसाइज किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो मोरमुगांव पोर्ट, गोवा। मैंने पिछले साल देखा कि ऐसे जो जेई का एग्जाम हुआ, लोको पायलट का एग्जाम हुआ, वहां पर वो लोग जो है पोर्ट्स के भी नाम पूछने लगे हैं कि कौन से ओशियन में हो रहा है और किस जगह पर हो रहा है। तो इंडिया और ओमान के बीच कौन सा एक्सरसाइज है, तो नसीम अल बहर। और कहाँ पर हुआ है, तो गोवा में। कौन सा एडिशन है, तो 12th एडिशन। उसी तरह से 19th एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज सहयोग काइजिन, कहाँ किस काइजिन, जैसे ही नाम याद आ जाए तो इंडिया और जापान। कहाँ पर हुआ है, तो चेन्नई। और चेन्नई के तमिलनाडु, तमिलनाडु के चेन्नई में। संप्रीति, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का एक्सरसाइज है। गजनवी, गजनवी जो है न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में टेस्ट किया है। तो याद रखेंगे गजनवी, गजनवी नाम से ही याद हो जाएगा आपको। उसी तरह से रशिया ने 5S-400 जो है डिलीवर कर दिया है एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया बाय 2025। तो भारत जो है 2025 तक भारत के पास भी S-400 आ जाएगा। कौन बनाता है, रशिया बनाता है। ये 400 किलोमीटर क्या है, ये 400 क्या है, तो 400 किलोमीटर है। मतलब 400 किलोमीटर से आने वाली मिसाइल को ये डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करके उनको हवा में ही ये ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, सरफेस से पहुंचने से पहले ही। और इसका एक बार में ये 36 टारगेट को हिट कर सकता है, चाहे वो मिसाइल के फॉर्म में आ रहे हो, चाहे वो प्लेन से गिराए जा रहे हो, कैसे भी टारगेट हो, उन 36 टारगेट को ये इजीली और बिल्कुल प्रिसाइजली वर्क करके उनको मार सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम ने होस्ट किया है मिलान एक्सरसाइज। आपको याद रखना है मिलान एक्सरसाइज कहाँ पर होस्ट किया गया है, तो विशाखापट्टनम में। इंडियन आर्मी जो है सारंग जो है आर्टिलरी गन जो है मार्च 31 2020 को इंडक्ट कर लिया। सारंग क्या है आपसे पूछा जाएगा, तो क्या है, ये एक आर्टिलरी गन है। उसी तरह से आईएनएस कावारती जो है वो डिलीवर्ड हो जाएगा किसको, इंडियन नेवी को, बाय द डिफेंस पीएसयू जीआरएसी के द्वारा। तो आईएनएस कारावती के बारे में भी, कावारती के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। 11th एडिशन ऑफ डेफ डेफ एक्सपो, तो ये तो 110% किसी न किसी शिफ्ट में आने ही वाला सवाल है। तो कहाँ हुआ है, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। भारत में दो ठो डेफ एक्सपो है, एक तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहे हैं। आपको याद रखना है राम मंदिर की वजह से भी बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा है। और मोदी जी की वजह से तो वाराणसी चर्चे में रहता ही है। तो आपको मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में भी याद रखना है। चलिए मैं आगे बताऊंगा। सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, तो बिल्कुल याद रखना है कि भुवनेश्वर जो है अब तो ट्रेनिंग भी हम लोग देने लगे हैं दूसरे देशों को कि कैसे बचाव किया जा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट से। चलिए, तो बिम्स्टेक की ही कंट्री को मैंने किया है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अजय वारियर जो है किसके किसके द्वारा होता है, तो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के द्वारा होता है। इंद्रधनुष जैसा कि नाम ही बता रहा है, तो इंडिया और यूके के द्वारा एयरफोर्स का ये एक्सरसाइज है। कहाँ किया गया है, तो यूपी के हिंडन में। चलिए, प्रनास क्या है, तो प्रनास आपको याद रखना है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। उसी तरह से राड 2, तो राड 2 क्या है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सा मिसाइल है, राड 2 पूछेगा किस कौन से देश का है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि इजराइल, अगर आपको आंसर ना पता हो तो आप इस तरह की चीजें सोच सकते हैं, इजराइल, अमेरिका, रसिया। ठीक है, ये इन तीनों से भारत जो है काफी ज्यादा हथियार को परचेस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंडियन आर्मी एंड द प्राइवेट फर्म डेवलप द वर्ल्ड चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर कौन सा है? पार्थ। तो पार्थ क्या है? तो एक प्राइवेट फर्म है जिसका इंडियन आर्मी का और वर्ल्ड का चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर है। पिच ब्लैक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ना। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर दिया है। 2007 के बाद जो है जो पासेक्स एक्सरसाइज है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेना चाह रहा था, सॉरी मालाबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी जो है समुद्र सेतु जो है लॉन्च किया था किस चीज के लिए? तो जो फंसे हुए इंडियंस थे कहाँ पर? मालदीव से, उनको इवैक्यूएट करना था, है ना। तो 12 नेशन से भारत के जो वासी हैं जो कोविड-19 की वजह से फंस गए थे, तो उस समय समुद्र सेतु चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। अब इंडियन नेवी ने जो है एक पीपीई किट बनाया है जिसका नाम है नौरक्षक। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, मारिच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है ये? तो मारिच एक टॉर्पीडो सिस्टम है और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन होता है? तो जो डिफेंस मिनिस्टर का सलाहकार होता है वही कौन होता है? डीआरडीओ के चेयरमैन। और अपने अभी कौन है? तो जी सतीश रेड्डी साहब है। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनको जो है यूके का जो है रॉयल पुरस्कार दिया गया है जी सतीश रेड्डी साहब को। और भारत चौथा ऐसा देश शामिल हो गया है रसिया, अमेरिका और चाइना के बाद जिसके पास की जो है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अब हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज एक्सरसाइज या पासेज एक्सरसाइज कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया है इंडियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। आपको याद रखना है कि एरो 2 कहाँ से लिया गया है? ये भी एक हथियार है ना। तो आपको इसराइल से लिया गया है। 5 राफेल, ठीक है, आप बहुत ही जरूरी। राफेल जो है इससे डसॉल्ट एविएशन कहाँ? फ्रांस से लिया गया है। और इसको किस कहाँ इंडक्ट किया गया है? तो गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन में, जो कि एयरफोर्स की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिरकॉन मिसाइल बहुत ही ज्यादा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि साउंड की स्पीड के आधार पे जो है मार्क नंबर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट साउंड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड कंपेयर कर लेते हैं और फिर हम मार्क नंबर निकाल लेते हैं। तो मार्क नंबर जो होता है अगर 1 से ज्यादा है और 1 से कम है और 1 के बराबर है तो ट्रांससोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। म्यांमार जो है पहला सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर इंडिया दे रहा है। आप ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आईएनएस सिंधुवीर किसके द्वारा दिया जा रहा है? इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। और किसको दिया जा रहा है? तो म्यांमार को दिया जा रहा है। इंडिजिनियसली बिल्ट स्टेल्थ कॉर्वेट आईएनएस कावारती। और ये देखिए ये सब नाम जो है या तो आइलैंड के नाम पे रखा जाता है या फिर जो डेंजरस मछली होती है समुद्र में उनके नाम पे रखा जाता है। तो आईएनएस कावारती जो है कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। अब देखिए रिलायंस जियो जो है पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है जो कि यूपीआई पेमेंट फीचर लॉन्च कर रहा है। अमेजॉन इंडिया जो है पार्टनरशिप किया है किसके साथ? आईआरसीटीसी के साथ और लॉन्च करेगा ऑनलाइन रिजर्व ट्रेन टिकट बुकिंग, ठीक है। तो अमेजॉन के सीईओ का क्या नाम है? तो जेफ बिजोस साहब है। जेफ बिजोस साहब का एक और कंपनी है, आपको जरूर याद रखना चाहिए अगर आप नहीं जान रहे हैं। तो जेफ बिजोस साहब का जो ब्लू स्पेस कंपनी है वो भी अमेजॉन का ही है, मतलब जेफ बिजोस साहब का ही ब्लू स्पेस कंपनी है। कहाँ की? अमेरिका की कंपनी है। इनकी पत्नी से इनका तलाक हुआ तो उनके पति का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा। और वो दुनिया की सबसे अमीर औरत की लिस्ट में शामिल भी हो गई जब इनका उनसे अलगाव हुआ तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंशियल ईयर में कहा है कि हमारी जीडीपी कितना से कॉन्ट्रैक्ट करेगी? तो 9.6 से करेगी। आईएमएफ ने कितना बताया है? 10.3। ठीक है, अब चलते हैं कुछ स्पीसीज के बारे में जो हाल ही में खोज हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे 3 न्यू फ्रॉग स्पीसीज डिस्कवर्ड इन द अरुणाचल प्रदेश। तो आपसे पूछा जाएगा कि टैली टैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछेगा कि 3 न्यू फ्रॉग स्पीसीज कहाँ पाया गया है। आपसे पूछेगा एनटीपीसी का, क्योंकि एग्जाम यूपीएससी होता तो पूछ भी सकता था, टैली वैली वाइल्ड लाइफ कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उसी तरह से 79 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स ऑफ द न्यू थानाटोथेरेटिस फाउंड इन कनाडा। उसी तरह से वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ द केव फिश डिस्कवर्ड इन मेघालय जयंतिया हिल। तो आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट स्पीशीज केव फिश की कहाँ पाई गई है? तो मेघालय में पाया गया है।
बहुत कम उम्मीद है कि जयंतिया हिल पूछेगा, लेकिन आपको तीनों हिल्स के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से? गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय का एक क्षेत्र है जहाँ की सबसे ज्यादा बारिश होता है, तो वो कौन सा है? तो मौसिनराम है। पहले कौन हुआ करता था? तो चेरापूंजी हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूली डिस्कवर्ड इंसेक्ट स्पीसीज नेम्ड आफ्टर द सिंगर लेडी गागा। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चित एक इंसेक्ट स्पीसीज था जिसको कि सिंगर के नाम पर रखा गया था, उस सिंगर का नाम बताइए। तो लेडी गागा। अब यूएस साइंटिस्ट ने आपको डिस्कवर किया है पहला नॉन एक्वेटिक डायनासोर स्पाइनोसॉरस इजिप्टिकस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपसे पूछेगा कि यूएस के साइंटिस्ट ने एक एक्वेटिक डायनासोर का खोज किया, उसका नाम बताइए। तो स्पाइनोसॉरस इजिप्टिकस आपको याद रखना है। डेनमार्क के रिसर्चर ने डिस्कवर किया है नया स्पीसीज फंगस का, और ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि ये ट्विटर के एक तस्वीर से खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। न्यू ट्विग होपर स्पीसीज नेम्ड क्लैडोनोटस भास्करी आफ्टर केरला रिसर्चर धामीस भास्कर ने इसे रिसर्च किया है। कौन सा है ये? ट्विग होपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आर्डिसिया रामास्वामी जो है नया प्लांट स्पीसीज जो है खोजा गया है किसके द्वारा? तो JNTBGRI, जो कि MS रामास्वामी के नाम पर ये रखा गया है। IIT दिल्ली ने फाउंड किया है WHO लिस्टेड से क्या? प्रायोरिटी पैथोजेंस इन द वाटर ऑफ द रिवर यमुना। आपको ऐसे भी पता है कि दिल्ली के पास से क्या गुजरता है? यमुना रिवर। और भारत का सबसे गंदा रिवर में से एक है, जहाँ की पैर धोने लायक भी अब पानी नहीं बचा है, लोग तो पी रहे हैं। चलिए भगवान मालिक हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो है डेट याद करेंगे हम लोग कि कब कौन सा दिन मनाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए जनवरी 4 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया जाता है ना। ब्रेल लिपि में जो हमारे दिव्यांग जन जो आंख से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए जो है लिपि बनाई गई थी जिसको कि हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं। तो वो कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसी तरह से 9 जनवरी को क्योंकि गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से लौट के, तो प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 9 जनवरी को। 10 जनवरी को वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिंदी डे, और भारत में कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर। जनवरी 14 को आर्म फोर्सेस वेटरन डे मनाते हैं, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल ये। उसी तरह से 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, गर्ल से संबंधित कुछ भी आ जाए आपको बिल्कुल याद रखना है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हैं। उसी तरह से 27 जनवरी को होलोकास्ट डे। होलोकास्ट किस पे था? तो ज्यूज लोग से संबंधित है। उसके बाद 26 जनवरी को आपको भारत का तो याद ही रखना है कि हम लोग रिपब्लिक हुए थे, लेकिन आपको याद रखना है कि वर्ल्ड जो है लेप्रेसी डे भी कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेजिग्नेट किया है 2020 को कौन सा? ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ। तो ईयर ऑफ द नर्स और मिडवाइफ क्यों? क्योंकि क्रीमिया युद्ध में पहली बार मॉडर्न चिकित्सा के आधार पे कौन सी नर्स थी जिन्होंने सेवा किया था? तो उनका नाम क्या था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। February 2 को क्या मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वेटलैंड डे। कहाँ से चालू किया गया था? तो ईरान के शहर से चालू किया गया था। कौन सा साइट था? तो रामसर साइट था। 1971 से ये चला आ रहा है। तो वेटलैंड को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? आप देख लीजिए ना, जहाँ पर भी स्लम्पी मार्सी एरिया है तो वहां पर मीथेन गैस निकलता है, तो उस मीथेन को अगर और छोड़ दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या दशा हो जाएगा। इसलिए वेटलैंड भी काफी जरूरी है। उसी तरह से 4 फरवरी को वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। नेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। 15 फरवरी को तो देख लीजिए, आप बिल्कुल ये सवाल को रट लिख के जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कोविड की वजह से चर्चा था। तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब मनाते हैं? 15 फरवरी। पता नहीं ये चाइनीज वाले क्या क्या खा जाएंगे। February 28 को क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे मनाते हैं। 1 मार्च को वेरी इंपॉर्टेंट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम लोग मनाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मार्च 20 को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्क्वायरल डे, जो कि गायब ही हो गई है पूरी तरह से, है ना। तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड स्पैरो डे जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। उसी तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए 20 मार्च को WHO भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है,
जिसमें कि भारत का स्थान बहुत ही खराब है, 144 है। आप याद रखेंगे इस चीज को। मार्च 21 वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको जो 46 गुणसूत्र जोड़े होते हैं उसमें से 23वां जोड़ा का अगर एक भी पेयर में से कोई एक खराब होता है तो ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है आपको। उसी तरह से वर्ल्ड वाटर डे वेरी इंपॉर्टेंट, पानी की कमी। भारत के नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने डेंजर लेवल दिखा दिया है भारत के 21 शहरों में। और इस साल आपने देखा भी होगा कि साउथ में जो है बहुत ज्यादा पानी का कमी भी हो गया था पीने के लिए। अब वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैंने उठाया 24 मार्च, क्योंकि भारत ने वादा किया है कि ये 2025 तक टीबी को इलिमिनेट कर देंगे। चलिए देखते हैं। अप्रैल 2 2020। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, माइकोबैक्टीरियम टीबी इसका नाम है जो इस बैक्टीरिया को काउज करता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है। मैं साइंस के सीरीज में भी इसको कवर करूंगा, मैं आपको बहुत अच्छे से वहां पर भी साइंस में भी पढ़ाऊंगा। अब जो है वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो है 2 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। उड़ीसा बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, तो आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, क्योंकि WHO का जो आपको शुरुआत हुआ था वो 7 अप्रैल को ही हुआ था। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाते हैं, सियाचिन डे मनाते हैं। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाते हैं। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे होता है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम लोग मनाते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, वेरी इंपॉर्टेंट। आयुष्मान भारत दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रैल 30 को मनाते हैं हम लोग। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाते हैं। तो इस बार प्रेस भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, आपको पता होगा। कमेंट में लिख के बताइए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक बहुत ही ज्यादा खराब है, आपको बताना है कौन सा स्थान लगा है। मई 3 को वर्ल्ड लाफ्टर डे ही मनाते हैं, है ना। 5 मई को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, अभी मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में भी आपको बताया। मई 8 को जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं और रेड क्रिसेंट डे मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में जो रेड क्रॉस संस्था है उसके हेड कौन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके हेड हमारे यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद साहब। वर्ल्ड थैलेसेमिया डे, ठीक है, मई 8 को मनाते हैं। कैसा बीमारी है? तो इसमें खून की कमी हो जाती है, तो हर महीने जो है खून बदलवाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, तो माइग्रेटरी बर्ड भी आजकल आ रही है, तो जहर खा खा के मर ही जा रही है, इतना इंसान ने जहर ही फैला दिया है। तो 9 मई को मनाते हैं, क्योंकि राजस्थान में आपने सुना ही होगा जो घटना हुआ था। बहुत सारे जो रसिया से चलकर आते हैं जो पक्षी, वो डेथ पाए गए थे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाते हैं। मई 20 को वर्ल्ड बी डे, और बी के जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो एपी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, भारत सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए इस बार उन्होंने भी चर्चा किया है इसके बारे में, तो एपीकल्चर के बारे में अपने बजट में। वर्ल्ड हंगर डे, तो आपको पता होना चाहिए भारत में 20 करोड़ से अधिक जनता जो है प्रतिदिन भूखे सोती है। ठीक है, तो वर्ल्ड हंगर डे कब मनाते हैं? तो 28 मई को मनाते हैं। उसी तरह वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5 को मनाते हैं। उसी तरह से नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, अपने यहाँ के ग्रेट स्टैटिस्टिशियन आप उनका जरूर नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, तो जून 29 को मनाते हैं हम लोग। उसी तरह से 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं, और इस बार का थीम क्या था? तो लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। जुलाई 1 को क्या मनाया जाता है? तो जीएसटी। तो जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो अब तो वो नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन आपको याद रखना है कि 2017 में जो है जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया था। पहला कंट्री जीएसटी जिसने लागू किया था, तो आपको नाम याद रखना है, फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 12 को क्या मनाते हैं? तो मलाला डे मनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मलाला यूसुफ मलाला पाकिस्तान की हैं, और अपने कैलाश सत्यार्थी साहब जो हैं इंडिया के हैं, जिनको एक साथ क्या दिया गया था? तो नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। 18 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाते हैं। अर्थ आवर 28 मार्च को। 29 जुलाई को वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स आपको बता देता हूँ।
तो सबसे ज़्यादा जो है भारत का टारगेट क्या था कि 2022 तक जो टाइगर्स की जनसंख्या है वो डबल कर देंगे, लेकिन हमने इसे 2019 में 19-20 में ही अचीव कर लिया। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है भारत की, और उसके बाद कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। मात्र एक टाइगर्स का अंतर है, 526 यहाँ है और 525 कर्नाटका में है। चलिए, तो आप याद रखेंगे 29 जुलाई। उसी तरह से 1 से 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। ठीक है, और इस बार का थीम क्या था, तो इस बार का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। जुलाई 3 को क्या मनाते हैं, तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, जुलाई 3 को। अगस्त 12 को क्या मनाते हैं, तो इस बार विनाई की हमारी यहाँ थी, जिस जो कि गर्भवती थी और उसके मुंह में बम फट गया था। पता नहीं आज तक जांच का क्या हुआ, है ना, हम लोग तो भूल जाते हैं। चलिए, वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है विनायकी की वजह से आपको याद रखना है, अगस्त 12 को मनाते हैं। सितंबर 2020 पोषण माह मनाते हैं या न्यूट्रिशन मंथ बोलते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर। इस बार के जो कुछ एग्जाम हुए हैं पिछले साल, उसमें ये सवाल आ गया था, इसीलिए मैंने इसे उठाया है। सितंबर 2 को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड कोकोनट डे। ओजोन डे वेरी इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर के बारे में मैंने बता दिया है आपको। अक्टूबर 2 को क्या मनाते हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, पता ही है आपको, सत्य और अहिंसा का रास्ता बापू ने अपनाया था। तो अक्टूबर 8 को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे क्या कब मनाते हैं, 10 अक्टूबर को। ओशियन डे, क्योंकि अब हम लोग तो धरती के साथ साथ जो है ओशियन को भी बर्बाद कर ही रहे हैं, है ना। तो अब जो है जून 8 को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। जून 21 को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है। हमारे स्वामी रामदेव बाबा की वजह से जो है काफी अच्छा हो गया है अपना इंडिया थोड़ा बहुत। तो योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम, ये हमारी क्या है इस बार की थीम है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस बार स्वामी विवेकानंद के नाम पर जो है एक योगा यूनिवर्सिटी खोला गया है, वो कहाँ खोला गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इंडिया का एनुअल रिपोर्ट जो है, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली पंजाब को जो है लीडिंग यूनिवर्सिटी बताया गया है, और क्योंकि इन्होंने 336 पेटेंट कराया है। टॉप 3 इंस्टीट्यूट में कौन है, तो आईआईटी कलेक्टिव, मतलब पूरे मिला के जो है 557 पेटेंट कराए हैं, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, इंडिया का रैंक जो है 58 है, किसके थ्रू, तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया को रैंक किया गया है 58वां इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। अच्छा, तो पहला कंट्री कौन है इसमें, तो आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड, और आखिरी कौन सा है, तो आपको पता ही होना चाहिए अफगानिस्तान, जिसको अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, और अब जो है समझौता करके चल दिए। अब जो है अगला क्या है, तो हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये जो है एनएसएस के द्वारा जो है सर्वे कराया गया, जिसमें कि केरला जो है सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट बताया गया, दूसरा दिल्ली, सराहनीय काम है अरविंद केजरीवाल साहब का, और फिर तीसरा उत्तराखंड। चलिए, 48वां रैंक किसमें मिला है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में मिला है। ठीक है, और पहला 3 कंट्री कौन है, तो स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन और तीसरा यूनाइटेड स्टेट। उसी तरह से 72वां स्थान किसमें मिला है इनको, तो 72वां स्थान इनको मिला है एक संस्था है जिसका नाम जो है picudi.com है, जो कि एवरेज मंथली वेज जारी करती है। तो इंडिया में देख लीजिए, आप देख लीजिए कितना है। तो पहला तो आपको पता ही है स्विट्जरलैंड, दूसरा लग्जमबर्ग और तीसरा यूनाइटेड स्टेट। लग्जमबर्ग के बारे में आपको एक चीज याद रखना है कि इसका कैपिटल भी क्या है, तो लग्जमबर्ग सिटी है। कहाँ पर है, तो ये यूरोप में है। और ये क्यों चर्चा में हो गया है, क्योंकि इन्होंने जो है अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है सभी लोगों के लिए, ताकि प्रदूषण से बचाया जा सके इनके कंट्री को। अब नीति आयोग ने जो है जारी किया है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें कि टॉप स्टेट अपने मोदी जी के यहाँ ही गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा तमिलनाडु है। अब जो है अक्षय कुमार को जो है रैंक 6 दिया गया है। एस्टिमेटेड अर्निंग जो है इनका कितना है, आप देख लीजिएगा कि भारत में कौन सा स्थान इनका लगा है, तो छठा स्थान लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा कौन है, तो ड्वेन जॉनसन, द रॉक, अपने द रॉक भाई साहब, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 मिला है डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में, किसको,
इंडिया को 57th रैंक मिला है। पहला कंट्री कौन सा है? तो डेनमार्क है। अब जो है उड़ीसा ने टॉप पोजीशन रिटेन किया है अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत योजना के तहत उड़ीसा को जो है टॉप स्टेट दिया गया है। आपको याद रखना है चंडीगढ़ यूटी में टॉप है और तीसरा तेलंगाना। अब जो है आपका डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जारी किया, जिसमें कि बीजापुर जो है छत्तीसगढ़ का एक शहर जो है उसने क्या किया है, ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग जो है टॉप किया है। और उसका दूसरा कौन है? रिगोई मेघालय का और बहराइच उत्तर प्रदेश का। उसी तरह से यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन आया है? तो हांगकांग का यूनिवर्सिटी है। उसी तरह से रोपर का जो है, रोपर को जो है बेस्ट 12 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट 62nd रैंक मिला है और आईआईटी इंदौर को 64th रैंक मिला है और हांगकांग यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक मिला है। 12वां रैंक कहाँ लग गया है इंडिया का? तो आपको याद रखना है कि जो यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया कि इंडिया जो है 12th लार्जेस्ट होल्डर है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। पहला तो आपको पता ही होना चाहिए जापान, दूसरा चाइना और तीसरा यूके। और ये डेटा आप याद कर सकते हैं चाहे तो, हालांकि एग्जाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो है परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया ने थर्ड स्थान ग्रहण किया है और पहले नंबर पर पहुंच गया है चाइना, दूसरे पर यूएसए, तीसरा पे चाइना। हमको याद रखना है इंडिया, यूएसए और चाइना तीनों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का 43वां रैंक लगा है किसमें? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट में। तो पहला कौन सा कंट्री है? तो सिंगापुर, आपको याद रखना है। 9th रैंक लगा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में इंडिया का। पहला कौन सा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स। उसी तरह से 6th रैंक लगा है विद द न्यूक्लियर वारहेड। ठीक है, तो इंडिया का न्यूक्लियर वारहेड में कौन सा रैंक लगा है? तो छठा है। पहला आपको पता होना चाहिए कि यूएसए के पास वारहेड कितना है? तो 5800 है। ठीक है, और ये मतलब कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन रसिया के पास सबसे ज्यादा है कितना? 6375, 168 रैंक लगा है। चलिए इन्वायरमेंट पर इतना ध्यान दे रहे हैं और रैंक देख लीजिए 168वां है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है और इस बार भी पूछा जाएगा ही। तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जारी किया जाता है। पहला टॉप 3 स्थान में कौन है? तो पहला तो आपको कौन लग गया? डेनमार्क। ठीक है, अब जो है थर्ड रैंक लगा है इंडिया को कहाँ पर? तो आईआईएससी को जो है 36वां पोजीशन मिला है और सिंगुया यूनिवर्सिटी चाइना जो है टॉप किया है ओवरऑल लिस्ट में। किसके? इंस्टीट्यूट के लिस्ट में, पढ़ाई लिखाई के लिस्ट में। चलिए 23वां रैंक लगा है ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम में, है ना। और बेंगलुरु को ओवरऑल में 14वां पोजीशन दिया गया है और पहला तो जाहिर सी बात है यूएसए ही रहे। अब जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो है 74वां रैंक लगा है। पहला कौन सा कंट्री? तो स्वीडन है। अब जो है तीसरा रैंक लगा है क्योंकि इंडिया ने इंस्टॉल किया है 7.3 गीगावाट ऑफ सोलर पावर इन द 2019, जो कि थर्ड सोलर मार्केट है इन द वर्ल्ड में। पहला कौन सा है? तो चाइना है। चलिए इंडिया ने कौन सा ग्रेड किया है? तो सी ग्रेड को गेन किया है। ठीक है, विद अदर 8 कंट्रीज, जो कि ये बताता है कि इंडिया जो है ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 144वां रैंक लगा है इसमें, तो देख लीजिए कितना खुश हैं हम लोग। पहला कंट्री कौन सा है? फिनलैंड। उसी तरह से आपको 77th रैंक लगा है किसके टर्म में? सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टॉप 3 कंट्री कौन सा है? तो बुरुंडी, चाड और सोमालिया। ठीक है, तो ये जो है मेरे ख्याल से नीचे बुरुंडी, चाड और सोमालिया है और टॉप 3 कंट्रीज में है नॉर्वे। ठीक है, चलिए उसके बाद ये साउथ कोरिया और तीसरा नीदरलैंड है। आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए। अब कुछ अलग सवाल पर चलते हैं। पलाऊ जो है, पलाऊ एक आइलैंड है जो कि जिसने कि बैन कर दिया है सनस्क्रीन को। क्यों? क्योंकि सनस्क्रीन लगाकर लोग जो है पानी में कूद जाते थे समुद्र में, तो वहाँ के जो कोरल्स है वो मर रहे थे। इसी कारण पलाऊ ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है सनस्क्रीन लगाने के लिए। उसके बाद जो है कासिम सुलेमानी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इराक जो ईरान के कुर्दिश फोर्स के जो हेड थे वो कौन थे? कासिम सुलेमानी। और क्योंकि कुर्दिश को जो है बहुत सारे जो देश हैं उसको एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, तो यूएसए के द्वारा जो है उनको मार गिराया गया है।
अब जो है इंडिया ने जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इंडिया ने ओपन किया है पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर, कहाँ पर? नाइजर में। मालदीव ने रीएडमिट किया है और 54वां मेंबर बन गया है किसका? कॉमनवेल्थ फैमिली का। तो आपको पता होना चाहिए कि दो चीज होता है, एक हाई कमीशन होता है और दूसरा एम्बेसी होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो जहां पर भी जो भी कॉमनवेल्थ के नेशंस होते हैं वो चले जाएंगे आपको हाई कमिश्नर में, और एम्बेसी जो कि कॉमनवेल्थ के नेशन से बाहर होंगे। भूटान ने जो है एंट्री बंद कर दी है किसकी? इंडियन टूरिस्ट की, फ्री में। अब वो लोग भी चार्ज लगाएंगे, लगभग 1000 के आसपास चार्ज लगाएंगे। अब यूएई जो है बिकम फर्स्ट अरब नेशन टू इशू लाइसेंस टू ऑपरेट अ रिएक्टर एट इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो पूछा जाएगा कि पहला अरब नेशन कौन बना है जिसने की लाइसेंस ले लिया है किसको? रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर को। तो यूएई ने। अब आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर की प्रक्रिया होती है वो दो तरह से होती है, एक को बोलते हैं फ्यूजन और दूसरे को बोलते हैं फिजन। तो फिजन और फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है? तो आप याद रखेंगे कि सन पर फ्यूजन रिएक्शन होता है, और जो हम एटम बॉम्ब, जो परमाणु बम बोलते हैं, ये कौन सा है? तो हमारा फिजन रिएक्शन में। इसमें क्या है कि एक एक बड़ा एटम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ा एटम बना देते हैं। इसलिए फिजन फ्यूजन रिएक्शन को क्या होता है? कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको मैं साइंस में भी पढ़ाऊंगा कि मॉडरेटर में क्या यूज करते हैं, और वहां पर भी फ्यूजन और फ्यूजन से और रिलेटेड चीजें बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी जो है तीसरा सबसे ज्यादा मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड आफ्टर इंग्लिश एंड मैंडारिन। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि यूएस और तालिबान ने जो है दोहा कतर में साइन कर लिया है क्या? कि अब जो है यूएस की सेना जो है हट जाएगी, कहाँ से? तो अफगानिस्तान से। चलिए, इंडिया ने ज्वाइन किया है इंडियन ओशियन कमीशन एज इट्स फिफ्थ ऑब्जर्वर टू बूस्ट इंडो पैसिफिक विजन। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशियन कमीशन के 5वां ऑब्जर्वर देश कौन बना है? तो इंडिया बना है। अब 5 इंडियंस में जो है बैजू रविंद्रन जोमेटो के गौरव गुप्ता जो है वर्ल्ड WEF यंग ग्लोबल लीडर लिस्ट में सबसे टॉप में है ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री को जो है फीफा कैंपेन अगेंस्ट कोरोना वायरस रखा गया है। नॉर्थ मैसिडोनिया ने नाटो का मेंबर, ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा एक शिफ्ट में, ठीक है। तो लेटेस्ट कंट्री का नाम बताइए जिसने कि नाटो को ज्वाइन किया, और वो कौन सा मेंबर है? तो 30th मेंबर है नॉर्थ मैसिडोनिया। लेबनान जो है पहला अरब नेशन बन गया जिन्होंने की कैनबिस फार्मों को लीगलाइज कर दिया है। चलिए, अब ये भी खूब गांजा उड़ाएंगे, देखते हैं। ईरान ने जो है अप्रूव कर दिया है करेंसी। तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ने जो है, क्योंकि अमेरिका के बहुत ज्यादा सैंक्शन है, ठीक है, तो अमेरिका कौन सा एक्ट लगाता है? तो काटसा एक्ट लगाता है। काटसा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मैं बता देता हूँ। कॉमन एडवाइजरी टू ट्रेड सैंक्शन एक्ट ये कहलाता है, और ये 3 देशों पर अभी 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 तक लागू है। एक तो हो गया ईरान, दूसरा हो गया रसिया, और तीसरा अपने गोलू मोलू साहब, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। तो इन देश पर जो भी व्यापार करेगा उस पर भी लगा दिया जाएगा। तो ये काटसा बोलता है, तो इसके वजह से जो है ईरान से कोई चीज परचेज नहीं हो पा रहा है। इंडिया भी परेशान था, लेकिन थैंक्स कि ट्रम्प साहब हार गए हैं और जो बाइडेन साहब जीत गए हैं, जिससे कि अब भारत ने भी खुल्लम खुल्ला कहना चालू कर दिया है कि अब वो ईरान से फिर से तेल मंगाना चालू करेगा। तो उनकी भी करेंसी अब राइज करेगी, हालांकि उन्होंने टोमान में बदल दिया है। और एक 10, आपको पता होना चाहिए कि 10,000 है ना रियाल को जो है उन्होंने एक टोमान में बदला है। चलिए, इसराइल ने जो है अपने यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा कि क्योंकि भारत जो है इसराइल की राजधानी क्या मानता है? तेल अवीव। और अमेरिका जैसे देश जो है वो आपको मानते हैं जेरूसलेम, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब का भी वहाँ से रिलेशन है, जीसस क्राइस्ट का भी रिलेशन है, और एक और कम्युनिटी है, मैं भूल रहा हूँ। तो ये तीनों के तीनों जो है पवित्र स्थल माने जाते हैं जेरूसलेम। चलिए, इसराइल जो है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर जो है एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है उनके 159 बर्थ एनिवर्सरी पर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने
कहाँ कहाँ के राष्ट्रगान को लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया, श्रीलंका और तीसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश भी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है अपने बंगबंधु की वजह से। चलिए आगे पढ़ेंगे। इटली ने डेवलप किया है आई फील यू ब्रेसलेट, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। नेपाल के साथ आपको पता ही है कि भारत का काला पानी, मैं इसको मैप में कवर कर दूंगा आपको। एक ब्रह्मास्त्र की सीरीज लाऊंगा मैं, जिसमें बहुत ही जल्दी वो सीरीज आ जाएगा, जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लूंगा और उसमें ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मैं ले लूंगा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी जो है, देखिए मैंने बताया था कि लॉस एंजलिस में ये जो है बनाया गया है, पहला योगा है। नासा ने अपना वाशिंगटन का हेडक्वार्टर मैरी जंक्शन के नाम पे कर दिया है, जो कि क्या थी, फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर थी नासा में। अब जर्मनी जो है बिकम फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू फेज आउट कोल न्यूक्लियर पावर। इन्होंने कहा है कि भाई अब हम पूरी तरह से जो है कोल और न्यूक्लियर पावर को जो है फेज आउट कर देंगे। चलिए अच्छी बात है। तुर्कमेनिस्तान जो है 25वां कंट्री बन गया है ऑब्जर्वर स्टेट इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। निकारागुआ बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहा है, क्योंकि इसने जो है 87वां कंट्री बन गया है जिसने आईएसए का हेडक्वार्टर ज्वाइन, आईएसए ज्वाइन किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम इंडिया में। किसके द्वारा चालू किया था, तो इंडिया और फ्रांस के द्वारा। मोदी जी ने बताया कि ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ता है, तो हम एक ऐसा ग्रिड बनाए जो कि सारे के सारे इन देशों को जोड़ दें, ताकि जिधर भी रात हो तो वहां पर बिजली दिन वाले देंगे, और दिन वाले जिधर दिन होगा उधर वो रात वाले को बिजली देंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर। नरेंद्र मोदी और प्रवीण जुगनाथ, ठीक है, मतलब मोदी जी ने क्या किया है, पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस की राजधानी है, वहां पर मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का अनावरण किया है वर्चुअली। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया ने को स्पॉन्सर किया है यूएनएससी रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है, ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए। 16 ईयर ओल्ड आवा मूर्तो जो है फिनलैंड की पीएम बन गई एक दिन के लिए, ठीक है, आपको याद रखना है आवा मूर्तो, ठीक है, किसको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया फिनलैंड का, तो आवा मूर्तो। और वो कितनी साल की है, तो 16 साल की है। चलिए आपको मैं फाइव आइज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो फाइव आइज कंट्री कौन सी है, तो फाइव आइज कंट्री का नाम क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये क्या करती हैं, तो ये दुनिया पर नजर रखती हैं कि कौन क्या कर रहा है ना। अब इन्होंने डिमांड किया है कि इंडिया और जापान को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि चाइना पे अच्छे से नजर बनाया जा सके। चलिए सिंगापुर पहला कंट्री बन गया है जिसमें कि फेशियल वेरिफिकेशन जो है एज ए नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की फेशियल रिकॉग्निशन करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो सिंगापुर बन गया है। नाटो ने अपना एक नया स्पेस सेंटर लॉन्च किया है, कहाँ पर, रामस्टीन जर्मनी में, ठीक है। भारत जो है 7.5 लाख जो है AK-47 AK-203 राइफल जो है वो प्रोक्योर करेगा, जिसमें से कि कुछ तो वो खरीदेंगे और कुछ जो है भारत में भी बनाए जाएंगे, और इसका फैक्ट्री कहाँ लगेगा, तो उत्तर प्रदेश में लगेगा। चलिए बंगबंधु साहब के बारे में मैंने बता दिया है आपको। अब जो है आपको कुछ और भी याद रखना है कि आंसूगंज और अखौड़ा जो है किसके बीच में दो हाईवे हैं, तो आपको याद रखना है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है और गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने साइन किया है बांग्लादेश के साथ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट किया है, किसके साथ, तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ आसाम और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। देखिए बोडोलैंड का अलग से मांग चल रहा था, तो उसी पर जो है ये तीनों ने शांति के लिए जो है वार्ता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेग्जिट आपको पता है कि 31 जनवरी को ब्रेग्जिट हुआ था, 31 जनवरी। तो ब्रेग्जिट क्या था, तो ब्रेग्जिट ब्रिटेन का एग्जिट था किससे, यूरोपियन यूनियन से। पहले कितने देश थे, 28 देश थे, अब अलग होने के बाद 27 बचेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो। देखिए ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कहाँ पर, कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो बनाया जा रहा है। और कौन सा नदी है, तो हुगली नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इंडिया कंप्लीटली फेज आउट कर देगा, है ना, ओजोन को। और कौन सा ये है, HCFC 141 केमिकल को। तेलंगाना ने टॉप किया है बेस्ट परफॉर्मिंग इन द सस्टेनेबल ग्रोथ, UNDP इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है।
ठीक है। GSAT-30 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये तो मतलब इसरो का सैटेलाइट था, लेकिन ये इसको लॉन्च व्हीकल किसका था? तो एरियान स्पेस का, फ्रेंच कंपनी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने जो है लैंड करवाया है अपने तेजस को। क्या है तेजस? तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। किस पर लैंड करवाया है? तो विक्रमादित्य पर लैंड करवाया है। अब जो है LIGO डिटेक्ट्स कोलिजन ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार, हाल ही में चर्चा में रहा है कौन सा? न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, तो किसने डिटेक्ट किया है? तो आपसे पूछेगा LIGO। तो LIGO का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को। चलिए, जीनोबॉट वर्ल्ड का पहला लिविंग सेल्फ हीलिंग रोबोट है ये। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एवर मशरूम फॉसिल डिस्कवर किया गया है कहाँ पर? तो कोंगो अफ्रीका में। अब जो है भारत का मिशन गगनयान जो है फर्स्ट अनमैन्ड मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2020 में। ठीक है, जो कि गगनयान मिशन का ये एक पार्ट है, क्योंकि भारत जो है पहले ट्रायल लेगा 3 बार, और उसके बाद अपने 4 एयरफोर्स के जो कमांडोज हैं जो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी रशिया में, तो उनको भेजा जाएगा। चलिए, मैंने आपको बता दिया बहुत सारी बातें। अच्छा, व्योम व्योम मित्रा किससे रिलेटेड है? तो व्योम मित्रा भी जो है एक तरह के रोबोट है। चलिए मैं आगे बताऊंगा उनके बारे में। लिथियम रिजर्व जो है फाउंड हुआ है कहाँ पर? मंड्या में, नियर बेंगलुरु। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम कहाँ भंडार है? तो आपको पता होना चाहिए चिली, अर्जेंटीना, और ये किस तरह की कंट्री है? तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, और इनको कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में तीसरा कंट्री का आप मुझे नाम बताइए, मैं मिस कर रहा हूँ। तो चिली है, एक अर्जेंटीना है, और तीसरा जो है आपको आप कमेंट सेक्शन में देखिए या गूगल कर लीजिए, मैं याद कर लेता हूँ एक बार, मुझे याद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो है बोलीविया होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद होना चाहिए लिथियम के सबसे ज्यादा भंडार जो है इन्हीं तीनों देश में पाया जाता है। इनकोइस बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। ये क्या है? तो एक वार्निंग सिस्टम है, आपको इससे फुल फॉर्म पूछेगा तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। ठीक है, नासा ने डीकमीशन किया गया है अपने स्प्रिचर स्पेस टेलीस्कोप को 16 साल के बाद। ठीक है, आपको याद रखना है स्प्रिचर स्पेस टेलीस्कोप को इन्होंने डीकमीशन कर दिया है, हटा दिया है। नासा के एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ने जो है सबसे ज्यादा, ये महिला जो है जो कि 41 साल की है, और इन्होंने जो है इस पहली महिला बनी है जो कि स्पेस वॉक भी की है इन्होंने, और सोयूज कैप्सूल से इनको वापस भी लाया गया। तो इन्होंने 328 दिन रहने का स्पेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, पहली महिला। अब जो है नासा का सुपर कैम जो है स्टडी करेगा किसको? मिनरोलॉजी ऑफ मार्स को। तो आपको याद रखना है सुपर कैम किससे रिलेटेड है? तो नासा के मार्स मिशन से रिलेटेड है। अब जो है डॉक्टर जो है यूज करेंगे CRISPR टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में भी, बताइए कि CRISPR टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो ब्लाइंडनेस को क्योर करने से संबंधित है। अब जो है नासा ने जो है रोवर मिशन जो है मतलब नासा ने तो इससे पहले भी भेज रखा है, लेकिन अब जो है ये लोग क्या करेंगे? तो लैंडर और वाइटर और साथ में रोवर भी भेज रहे हैं। तो उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? तो मिशन परसिवरेंस रखा है। ठीक है, स्पेसएक्स के बारे में। तो स्पेसएक्स के मालिक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए एलोन मस्क साहब हैं। तो कौन कौन सा रॉकेट है? फाल्कन 9 रियूजेबल रॉकेट है। और इनके कैप्सूल का क्या नाम था जो जो कि पहली बार नासा ने यूज किया है प्राइवेट कैप्सूल को? इससे पहले रसिया का सोयूज करते थे। तो इनका कैप्सूल का नाम था ड्रैगन कैप्सूल। ठीक है, अब जो है ईरान ने जो है नूर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नूर सैटेलाइट किसका संबंधित है? तो ईरान का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है ये। ठीक है, अब चाइना का नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहला मार्स मिशन कौन सा है? तो इनका Tianwen-1 है। उसी तरह से इंडियन रेलवे ने जो है RCF यूनिट डेवलप किया है, लो कॉस्ट वेंटिलेटर G1। तो आपको याद रखना है कि इंडियन रेलवे ने RCF यूनिट डेवलप किया है कौन सा लो कॉस्ट वेंटिलेटर? तो G1 आपको याद रखना है। काहे के लिए? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुजरात के जो है अपने मधुबन गाजर जो है इन्होंने उगाया है। इनका नाम है वल्लभ भाई वसराम भाई मारवनिया। ठीक है, ये एक फार्मर साइंटिस्ट है जिन्होंने बायो फोर्टिफाइड कैरेट उगाया। मैं बायो फोर्टिफाइड के बारे में बता दूं, और इसमें बहुत ही ज्यादा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन मिलेगा, आयरन कंटेंट मिलेगा। अब जैसे गाजर में क्या होता है? केवल विटामिन ए होता है, लेकिन उन्होंने अपने साइंटिफिक तरीके से उसमें बीटा कैरोटीन भी उत्पन्न कर दिया है और आयरन भी कर दिया है।
तो अब आप खाएंगे तो उसमें विटामिन ए के साथ साथ जिसका भी कंटेंट मिलेगा, तो देखिए आयरन कंटेंट से बहुत सारे अपनी माताएं बहनों में जो है खून की कमी होती है, तो इस गाजर को खा के जो है काफी कंट्रोल किया जा सकता है बहुत सारे डिजीज को। चलिए इसीलिए इनको क्या दिया गया है, तो पद्म श्री दिया गया है 2019 में इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी मंडी की टीम ने डेवलप किया है मैग्नेटिक रैम को, ताकि वो इनेबल कर सके हायर डेटा स्टोरेज को और फास्टर कंप्यूटेशन के लिए। नासा का मिशन आर्टेमिस पहला जो है, आप याद रखिएगा कि अब ये साउथ पोल पर लैंडिंग कराएंगे, और वहां पे रिपोर्ट्स तो ऐसे भी कह रही है कि 30 दिन बसाएंगे, कोई कह रहा है हफ्ता दिन बसाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्या करेंगे। तो 2024 तक ये जो है ह्यूमन बेस कैंप लगा देंगे मून के साउथ पोल पर। ठीक है, चलिए नासा ने लॉन्च किया है पहला यूएस एस्ट्रोनॉट मिशन टू आईएसएस 2011 से के बाद। उसी तरह इंडियन ओरिजिन गर्ल जो है वनीजा जो है, उनका नाम जो है नासा का पहला मास हेलीकॉप्टर जो है रखा गया क्या, इंजीन्यूटी। उसी तरह से डीआरडीओ ने डेवलप किया है ध्रुव एंड ऑटोमेटेड यूवी सिस्टम टू सैनिटाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पेपर एंड करेंसी नोट्स। उसी तरह साउथ सेंट्रल रेलवे ने डेवलप किया है रेलबोट, ठीक है, टू असिस्ट रेलवे डॉक्टर्स को। तो पूछेगा कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने क्या डेवलप किया है, तो रेलबोट आपको पता होना चाहिए। आईआईटी गुवाहाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने डिस्कवर किया है मेथड्स टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस ड्यू टू अल्जाइमर। अल्जाइमर एक ब्रेन का बीमारी है, एक तरह का भूलने का बीमारी है ना। तो आईआईटी गुवाहाटी ने इसमें जो है मेथड अपनाया है अल्जाइमर को खोजने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा ने जो है डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप जो है मदर ऑफ हबल नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रख दिया है। अब जो है इरावदी डॉल्फिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन एट उड़ीसा चिल्का लेक में क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। और ये टेक्नोलॉजी किसने बताया था, तो आईआईटी मद्रास ने। अब एएसआई टीम जो है डिस्कवर कर रही है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है 1100 साल पुराना शिवालिंगम, कहाँ पर, तो वियतनाम में, है ना। वियतनाम का कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है, मैं बता देता हूँ। करेंसी क्या है, तो वियतनामीज डोंग है, और वियतनाम का कैपिटल कहाँ है, तो हनोई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है सेंट्रल रेलवे ने जो है लॉन्च किया है रोबोटिक कैप्टन अर्जुन, ठीक है, ताकि ये स्क्रीनिंग कर सकेगा। तो इंडियन रेलवे ने इंस्टॉल किया है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसएस मशीन पोस्ट ऑफिस काउंट एट नागपुर स्टेशन। ये आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है नागपुर स्टेशन, ठीक है। नागपुर किसके लिए फेमस है, तो नितिन गडकरी साहब का भी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगता है, और नागपुर में संतरा और प्याज सबसे ज्यादा उगाया जाता है। आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर ने डेवलप किया है चिप ध्रुव। तो क्या करेगा ये, तो नेविगेट लोकेशंस के लिए। आपको याद रखना है आईआईटी बॉम्बे कौन सा चिप, ध्रुव चिप, ठीक है। एचआरडी नहीं, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो युक्ति 2 पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। युक्ति का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए, तो यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चलिए बेंगलुरु कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट जो है पहला एयरपोर्ट बन गया है टू गेट AWMS एट बोथ एंड ऑफ द रनवे। मतलब अभी अब इधर से भी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाएंगे और उधर से भी लैंडिंग करवाएंगे। चलिए नासा साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है बोस आइंस्टीन क्वांटम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको याद रखना है कि कौन कहाँ के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है बोस आइंस्टीन क्वांटम, है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा मैटर था, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर था। रसिया ने जो है बताया है कि वो 2023 से जो है कॉमर्शियलाइज कर देंगे अपना स्पेस वॉक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है यूएई का आपको याद रखना है कि यूएई ने जो है पहला मार्स मिशन भेजा है, जिसका नाम क्या है, होप प्रो मिशन भेजा है। तो ये लोग भेज क्यों रहे हैं और किसकी सहायता से भेजे हैं, तो ऐसे तो इसरो ने भी मदद किया है, लेकिन ज्यादा मदद जापान ने दिया है, तो इसीलिए इनका नाम है। और जो रॉकेट है तो इन्हीं का मित्सुबिशी का रॉकेट ही इन्होंने भेजा है। तो ये चाहते हैं कि इसको देखकर जो है यहाँ के जो बच्चे हैं वो इंस्पायर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं इंस्पायर होंगे कि नहीं, ये बात की बात है। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ने जो है एक्सप्लोर किया है वीनस को सेकेंड टाइम, ठीक है, वाया इंडियन स्पेस मिशन सुप्रयान 1 के तहत। अराग और कैमल न्यू इजरायली असॉल्ट राइफल्स आर सेट टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया अंडर द मेक इन इंडिया। तो आपको याद रखना है कि अराग और कार्मिल क्या है, तो ये एक असॉल्ट राइफल है, कहाँ के हैं, तो आपको पता होना चाहिए इजराइल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीजीसीआई ने अप्रूव किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट
वैक्सीन। ठीक है, तो निमोनिया बीमारी जिसकी वजह से 5 साल के कम उम्र के बच्चों की मौत हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए बिहार उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आपको याद रखना है कि DHGCI ने जो है पहली बार अप्रूव कर दिया है और ये बिल्कुल भारत में डेवलप किया गया है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, आजकल ऐसे भी सवाल आने लगे हैं, तो इसमें तो आप बिल्कुल थोड़ा सा भी जानते होंगे तो पकड़ लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, एक सीरीज और आएगी जिसमें कि मैं आपको अक्टूबर तक, सितंबर से अक्टूबर मिड तक के मैं करा दूंगा, और आगे की भी मैं नवंबर तक आपको करा दूंगा। तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।